आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़के लिंग फेंग को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी बॉय था। वो डिलीवरी लेकर एक घर में जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ की लेडी जाकर दरवाजा खोलती है तो उस लेडी को देखकर लिंग फेंग हैरान रह गया था। वो हैरान होकर उसे देखते हुए कहता है, यूशिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूशिंग डरते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फेंग उसको ऐसा करने से रोक देता है और कहता है, ये सब क्या है यूशिंग? यूशिंग अभी तक खामोश ही खड़ी थी कि इतने में रूम से निकलते हुए शेन भी आ जाता है और कहता है, अरे अब तक तुम यहीं पर खड़ी हो, जल्दी से आओ। और दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहता है, यूशिंग मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या है? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था, तुम मेरी वाइफ हो, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तभी शेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये तो तुम्हारा लूजर हस्बैंड है ना? क्या शो देखने के लिए तुमने इसको भी इनवाइट कर लिया यूशिंग? ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर फेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आ जाओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ, इससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। और हाथ पकड़ते हुए वो फेंग को रूम के अंदर ले गया था और यूशिंग भी उसके पीछे ही चली जाती है। अब यूशिंग और शेन जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और यूशिंग कहती है, अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है, तो मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम एक डिलीवरी बॉय हो। इस पर फेंग कहता है कि क्या कहा तुमने? तो यूशिंग कहती है, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद यूशिंग दोबारा से सोफे पर बैठ चुकी थी, तो फेंग कहता है कि तुम ये क्या बोले जा रही हो, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो घर चलें। लेकिन यूशिंग उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। अब फेंग यूशिंग से कहता है कि अगर हम डाइवोर्स ले लेंगे तो उसके बाद हमारी बेटी का क्या होगा? जिस पर यूशिंग कहती है कि इस बात से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं उसको खुद संभाल लूंगी। तभी शेन बोलता है कि मैं सिर्फ 40 मिलियन दे रहा हूँ, जिस पर फेंग कहता है, सिर्फ 40 मिलियन की बात है, ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ इतने पैसे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम डाइवोर्स ले लो। ये बात सुनकर तो यूशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो खड़े होते हुए कहती है, फेंग तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि 40 मिलियन 4 युआन के बराबर है? और फिर शेन फेंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जिसके बाद शेन और यूशिंग वहाँ से उठकर चले जाते हैं और फेंग उनके पीछे जाते हुए उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो यूशिंग। इस पर यूशिंग कहती है, अभी भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, जरा खुद की तरफ देखो, तुमने कोई प्रोग्रेस की है? अगर तुम प्रोग्रेस करते तो कभी भी ऐसा ना होता। अब यूशिंग दोबारा गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि फेंग जल्दी से गेट को पकड़ लेता है और यूशिंग कहती है, खबरदार जो अपने गंदे हाथ इस गाड़ी को लगाए। और फिर उसे डाइवोर्स पेपर पकड़ाते हुए कहती है कि जल्दी से इन पर साइन कर देना। फेंग जल्दी से उन पेपर्स को फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ठीक है। और फिर एक कॉल मिलाते हुए कहता है, डैड मुझे पैसों की जरूरत है। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है कि ठीक है मैं वापस आने के लिए रेडी हूँ। लेकिन शेन जैसे ही ये बात सुनता है तो आते हुए फेंग को धक्का देते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हें डाइवोर्स की बात सुनकर बहुत सदमा लगा है और तुम पागल हो गए हो। ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है ये बंदा। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी, जिसमें से कुछ गार्ड्स निकलते हैं और उसके बाद एक लड़की निकलती है जिसका नाम मेंग था। वो सब आते हुए फेंग को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद मेंग कहती है कि सर हम सब आपका ही वेट कर रहे हैं और आपको पिक करने के लिए आए हैं। ये देखकर शेन कहता है, अरे वाह इतनी अच्छी एक्टिंग, लेकिन मुझे लगता है इसमें तुम्हारे काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे फेंग। और यूशिंग कहती है, तुम्हें ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रहे हो, और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत हो जाएगी। जिसके बाद हम मेंग को देखते हैं जो फेंग को कार्ड पकड़ाते हुए कहती है कि ये आपके खर्चे के लिए है और इसके अंदर 20 बिलियन है। फेंग उस कार्ड को पकड़ते हुए कहता है, 20 बिलियन, ये क्या सिर्फ एक पॉकेट मनी है? शेन तो ये सब देखते हुए फेंग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था और उसके बाद वो यूशिंग से कहता है कि तुम्हें फेंग को कोई अवार्ड देना चाहिए इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए। लेकिन हम मेंग को देखते हैं जो उनकी सारी बातों को ही इग्नोर करके दोबारा से फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने हर जगह पर अनाउंस कर दिया है कि जिनहाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट वापस आ चुका है और आपकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मैंने कल एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। ये बात सुनते हुए यूशिंग हंसते हुए कहती है कि जिनहाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट, अगर पूरी दुनिया में तुम आखिरी इंसान हो तब भी तुम उसके प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। लेकिन मेंग अभी भी उसे इग्नोर करती है जैसे कि वहाँ पर यूशिंग और शेन थे ही नहीं, और वो फेंग को एक टोकन देते हुए कहती है कि ये आपके फादर ने आपके लिए भेजा है और इस टोकन को देखकर ही सब पहचान सकते हैं कि आप जिनहाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं।
लेकिन यूशिंग तो अभी भी बदतमीजी किए ही जा रही थी। तभी मैंग आते हुए कहती है कि तुम ऐसे मेरे बॉस से बात नहीं कर सकती हो। लेकिन यूशिंग तो अपनी जुबान बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी मैंग उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर शन ये देखते हुए आगे आता हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे थप्पड़ मारने की। लेकिन मैंग शन को भी एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ऐसे, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फेंग का मुकाबला कर सको, इसलिए तुम दोनों अपनी जुबान बंद रखो। और ये कहकर मैंग फेंग के सामने आते हुए कहती है सर यहाँ से चले, क्योंकि इनको आपके बारे में अभी पता ही नहीं है। तभी हम फेंग को देखते हैं जो कि यूशिंग के सामने आते हुए कहता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ वापस ले लूंगा अपनी बेटी समेत। मैं अब तक चुप था क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम डिजर्व नहीं करती हो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे। तभी हम यूशिंग को देखते हैं जो कि फेंग का गिरेबान पकड़ते हुए कहती है कि मेरी बेटी की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। यूशिंग वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूशिंग एक खाली रूम में बैठी हुई थी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और वो कहती है कि मुझे जिनहाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करनी होगी। ये वो मौका है जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी और उसके बाद कोई भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ था और उसके फादर उसे एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि हमें जिनहाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करनी है हर हाल में। और शन बॉक्स बंद करते हुए कहता है कि मैं समझ गया डैड। नेक्स्ट सीन में हम फेंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए वीडियो बना रहा था और इतने में वहाँ पर शेंग और यूशिंग भी आ गए थे और फेंग को वहाँ पर देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं अरे ये यहाँ पर भी है। और यूशिंग कहती है तुम्हें यहाँ पर कोई जॉब मिल गई है जो यहाँ पर बैठी हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर आना डिजर्व भी नहीं करते हो और तुम्हारी औकात भी नहीं है कि यहाँ पर आ सको। इस पर फेंग कहता है कि यूशिंग हम तो डाइवोर्स ले रहे हैं तो मेरे अफेयर से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। जिस पर यूशिंग कहती है कि मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी कि यहाँ से कोई भी तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक सकता है। और शन चेयर पर बैठते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्लीनिंग की जॉब है, अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें उसके पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमारी तो जिनहाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन होने वाली है और उसके बाद कोई भी हमारे सामने बात भी नहीं कर सकेगा। फेंग उनकी बातों का कोई भी असर नहीं लेता है जब यूशिंग कहती है तुम यहाँ पर कहीं मुझे फिर से मना करने तो नहीं आए हो कि मैं डाइवोर्स ना लूं, लेकिन सुन लो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और ना ही तुम्हारी बात सुनूंगी। जिस पर फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो रहे हो या फिर तुम लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊं। और ये बात सुनकर यूशिंग और शन दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं जरा इसकी बातें तो सुनो, ये पागल हो चुका है। लेकिन फेंग गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। जिस पर शन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हुए कहता है कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर आप जा रहे हैं या फिर मैं आपको निकालूं। इस पर फेंग कहता है कि क्या तुम मुझसे बोल रहे हो और मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं हूँ कौन। ये बात सुनते हुए शन कहता है कि तुम प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे सच में तुम प्रेसिडेंट ही हो, लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हें नहीं पहचान रहे तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ प्रिटेंड ही कर सकते हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड भी फेंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं। तो फेंग मैंग को कॉल करते हुए कहता है कि मैंग टिंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और ये नाम सुनते हुए तो वो दोनों हैरान रह गए थे। और यूशिंग कहती है मैंग, उसको तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये बात सुनते हुए शन हंसते हुए कहता है कि ये इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है हमें डराने के लिए कि मैंग यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक डिलीवरी गाय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत जल्द जिनहाओ ग्रुप के साथ हमारी कोऑपरेशन होने वाली है। ये बात सुनते हुए फेंग क्लैपिंग करते हुए चेयर पर बैठते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, भूल जाओ सिर्फ ख्वाब देखते रहो क्योंकि मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। और जिनहाओ ग्रुप के लिए तुम किसी गार्बेज से कम नहीं हो। और कुछ देर में हम वहाँ पर ज़ेंग को भी देखते हैं जो कि एक और लड़की के साथ वहाँ पर आ चुका था और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे देखते ही शन बहुत ही तमीज से खड़ा हो गया था और कहता है मैं आपके साथ कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और फिर वो बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि ये हमारी फैमिली का एंसेस्ट्रल स्टोन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बातें सुनते हुए ज़ेंग कहता है तुम सबको पता भी है कि अगर चेयरमैन ना खुश हो गए तो तुम लोगों के साथ क्या होगा। तो शन कहता है हाँ मैं जानता हूँ ना, और ये देखें ये लड़का फेंग यही यहाँ पर शोर मचा रहा था, मैं तो इसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। ज़ेंग जैसे ही फेंग को देखता है तो कहता है मिस्टर फेंग आप हैं ये, मुझे मैंग ने आपको पिक करने के लिए भेजा है। लेकिन शन जैसे ही ये बात सुनता है तो कहता है अरे मिस्टर ज़ेंग ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी, ये तो एक डिलीवरी बॉय है। और यूशिंग भी यही सब बोलती है। जिसके बाद ज़ेंग फेंग की तरफ देखता है तो फेंग कहता है तुमने किसकी बात सुननी है ये तुम पर डिपेंड करता है।
तभी जैंग कहता है, नहीं मिस्टर फेंग, आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, मैं शन के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करूंगा। जिस पर शन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो जैंग के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था और कहता है, ठीक है मुझसे मिस्टेक हुई होगी, लेकिन प्लीज कोऑपरेशन तो कैंसिल मत करें। अब जैंग सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो और सिक्योरिटी गार्ड आकर शन को पकड़ लेते हैं। जिस पर शन कहता है, आप पागल हो गए हैं, बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगा कि ये फेंग सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और आपको पागल बना रहा है और आप बेवकूफ बन भी गए। तभी शन भागते हुए ली के पास जाते हुए कहता है कि मिस सू देखिए, मुझे आपको कुछ बताना है। और वो लेडी कहती है, मैं सू नहीं हूँ। और फेंग के पास जाते हुए कहती है, सर आए ना, हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। फेंग वहाँ से चला गया था और उसके पीछे ही ली और जैंग भी वहाँ से चले गए थे। जिस पर शेंग कहता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा। इसने पता नहीं कौन सी ऐसी ट्रिक यूज की है कि सब इसका ही साथ दे रहे हैं और इसके सामने कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन मैं इसको एक्सपोज करके रहूंगा। फेंग वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है और वहीं पर वो दोबारा से मैंग को मिलता है और मैंग कहती है, बस कल के दिन का इंतजार है और फिर सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर फेंग कौन है। इतने में वहाँ पर एक लेडी आती है और बताती है कि शन आपसे मिलना चाहते हैं, जिन हाउ ग्रुप के प्रेसिडेंट से। जिस पर फेंग कहता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। अब ये न्यूज जैसे ही गार्ड तक पहुँचती है तो गार्ड बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और धक्के देकर शन और यू शिंग को वहाँ से निकाल देते हैं। और जैसे ही वो दोनों बाहर पहुँचते हैं तो शन कहता है, इन्हें असल में पता नहीं है कि हम हैं कौन। वो भी बाहर ही खड़े थे कि फेंग भी बाहर आता है और जैसे ही फेंग बाहर निकलता है तो उसे देखकर शन कहता है, अभी भी ये प्रिटेंड कर रहा है, मुझे लगता है इसको भी धक्के देकर बाहर निकाला गया होगा। फेंग जैसे ही जाकर अपने गाड़ी में बैठता है तो वो देखकर यूशिंग हैरान होते हुए कहती है कि इसके पास इतनी एक्सपेंसिव कार कहाँ से आई। और फिर सोचने लगती है कि मैंने अभी तक डाइवोर्स नहीं ली है, अगर सच में इसका जिन हाउ ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन है तो मुझे सोचना होगा। लेकिन तभी शन कहता है, मुझे लगता है इसने कहीं से पैसे चुराए हैं, क्योंकि ये तो गाड़ी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और ये बातें सुनते हुए यूशिंग कहती है, शुक्र है मैं इससे डाइवोर्स ले रही हूँ, वरना एक चोर के साथ मुझे रहना पड़ता। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने मेरे ही पैसे चुरा लिए हों। नेक्स्ट सीन में हम यूशिंग की मदर और ब्रदर को देखते हैं जो कि उस जगह पर चले गए थे जहाँ पर फेंग था। अब वो भागते हुए अंदर जाते हैं और फेंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से मेरी बहन के पैसे वापस करो। इस पर फेंग कहता है कि कौन से पैसे? तो यूशिंग की मदर कहती है, क्या मतलब कौन से पैसे? तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? ये गाड़ी कहाँ से आई? जरूर तुमने मेरी बेटी के पैसे चुराए होंगे। फेंग कहता है कि मेरा यूशिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप लोग चले जाएं यहाँ से। ये कहकर फेंग वहाँ से जाने ही वाला था, तभी यून उसे रोकते हुए कहता है कि मेरी सिस्टर ने इतने साल तुम्हें सपोर्ट किया है, वरना अपने पैसे से तो तुम खाना भी नहीं खा सकते थे। और यूशिंग की मदर कहती है कि जब उसने डाइवोर्स की बात की तो मुझे पता है तुमने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। और यून कहता है, मुझे पता लगाना होगा, मैं अभी चेक करता हूँ। यून चेक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो फेंग उसको थप्पड़ मारते हुए पीछे हटाते हुए कहता है कि खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। इतने में हम यूशिंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुकी थी और कहती है कि फेंग मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पैसे चुराओगे। इस पर फेंग कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे कैसे चुरा सकता हूँ? जिस पर यूशिंग कहती है, मुझे नहीं पता, बस मेरे पैसे वापस करो और अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और यून कहता है, सिस्टर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इससे कहें कि ये अपोलोजाइज भी करे और इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। इतने में हम मैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और कहती है कि तुम सब ये क्या बकवास किए जा रहे हो। अब मैंग यूशिंग के सामने आते हुए कहती है कि तुम तो लिन फेंग की एक्स वाइफ हो ना, तो मुझे बताओ तुम्हारे पैसे किसने चुराए? जिस पर यूशिंग कहती है, फेंग ने, और कौन चुरा सकता है? देखो मेरे पास एविडेंस भी है। और ये बात सुनते हुए मैंग हंसते हुए कहती है कि मिस यूशिंग, जहाँ तक मुझे पता है तो आपके तो 13 बिलियन के ही एसेट्स हैं। ये बात सुनते हुए तो यूशिंग हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? और यूशिंग की मदर कहती है कि मेरी बेटी यूशिंग की चेयरमैन है और इसके पास बहुत पैसा है और इस लड़के ने पैसे के लिए ही तो मेरी बेटी से शादी की थी और जरूर इसने पैसे भी चुराए होंगे। इस पर मैंग कहती है कि मिस्टर लिन ने कोई भी पैसे नहीं चुराए हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना। तो यूशिंग कहती है, फिर मुझे एविडेंस दो कि इसने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। तो मैंग उससे बताती है कि उसने कुछ टाइम पहले अपना एक विला भी खरीदा है और उसका नंबर है 999। ये सुनकर तो यूशिंग शॉक हो गई थी और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई घर कैसे अफोर्ड कर सकता है? इस पर मैंग कहती है कि वो विला 600 मिलियन युआन का है, इतने पैसे वो तुमसे कैसे चुराएगा? उसे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब यूशिंग फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर इसके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आ गए कि इसने कार भी ले ली, विला भी ले लिया। इस पर मैंग कहती है कि तुम्हारे भाई ने लास्ट वीक 10 मिलियन खर्च किए हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? और तुम्हें पता है कि वो पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी मदर ने 13 मिलियन खर्च किए, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि उन्होंने कहाँ से लिए और कहाँ खर्च किए?
तुम फैंग की वाइफ हो तो तुम उसी को विक्टिम बना रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन्होंने जो पैसे यूज किए वो कहाँ पर किए थे? पहले इनसे तो पूछ लो। ये बात सुनते हुए तो यून की हवाइयाँ ही उड़ चुकी थी और यून की मदर उसे धक्का देते हुए कहती हैं कि माफी मांग लो। अभी यून सीधा जाकर यूशिंग के कदमों में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो सिस्टर। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पुलिस जैसे ही यून और उसकी मदर को वहाँ से ले जाती है तो ये देखकर यूशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और फैंग के पास आते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, इसलिए मेरी फैमिली के साथ तुमने ये सब कुछ किया। जिस पर फैंग कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो उन्होंने अपने साथ खुद किया है और खुद ही तुम भी सब कुछ कर रही हो। इस पर यूशिंग कहती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए तो शेन के साथ हूँ। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं खुद भी फूड डिलीवर करने लग जाऊँ? लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। कहता है तुम्हें शेन के साथ रहना है तो यहाँ से जा सकती हो। यूशिंग वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो फैंग को फोन पकड़ाते हुए कहती है कि मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं और फैंग स्माइल करते हुए कॉल सुनने लगता है। और फैंग के फादर कहते हैं कि मुझे पता है बहुत से लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है और एक ऐसा पार्टनर भी चूज किया है जो कि तुम्हें खुश रख सके और उसका नाम है जाओ। ये कहकर उसके फादर तो कॉल कट कर देते हैं, लेकिन फैंग वो तो शॉक ही रह गया था और मैंग की तरफ देखते हुए कहता है जाओ, ये तो वही है ना जिसको मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया था। और मैंग तो बस स्माइल ही किए जा रही थी और कुछ भी नहीं बोलती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, जाओ वेट कर रही होगी। वो दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मैंग कहती है मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपना हुलिया ठीक करना चाहिए। इस पर फैंग कहता है कि मेरे हुलिये में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंग कहती है बहुत सी प्रॉब्लम है, चले मेरे साथ। और उसको लेकर वो मॉल आ गई थी, लेकिन फैंग को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या शॉपिंग करे। तभी मैंग कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? और फैंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सूट वो पसंद करती है जो कि फैंग पे बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। अब उस ड्रेस को बाय करने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद फैंग भी रेडी हो गया था और हाथ में बुके पकड़कर वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी था। तभी मैंग उसे एयरपोर्ट देते हुए कहती है कि मास्टर आपके सारी गॉसिप को सुनना चाहते हैं। तो फैंग उसके हाथ से उस एयरपोर्ट को पकड़ते हुए कान में लगा लेता है और कहता है ये फादर भी ना इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी उन्हें गॉसिप सुनने में इंटरेस्ट है। जिसके बाद मैंग फैंग को गुड लक बोलती है और फैंग जाओ से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन जाओ जैसे ही फैंग की शक्ल देखती है तो कहती है लिन फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। इस पर जाओ कहती है इस बार मैं जिसके साथ डेट पर आई हूँ वो हमारी फैमिली की किस्मत को बदल सकता है, वो तुम कैसे हो सकते हो? लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर आ रही हूँ? ये कौन सा नया स्कैम है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? इस पर फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे फादर ने बोला कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है तो उसके लिए मैं रेडी हो गया। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैं जानता था कि ये तुम ही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिला जाए, इसमें चीट करने वाली कौन सी बात है? इस पर जाओ की तरफ देखते हुए कहती है ड्रेस तो तुमने बहुत ही अच्छा पहना हुआ है, इसका मतलब है कि तुम रिच हो। और फैंग कहता है इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही प्यारी हो। और जाओ हंसते हुए कहती है तुम झूठे तो बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर कहती है अगर तुम सच में यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए ही आए हो तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम करते क्या हो, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है? क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हारे पास घर और गाड़ी लाजमी होनी चाहिए और इसके साथ साथ मुझे 5 मिलियन भी चाहिए। क्या ये काफी होगा? और इतने टाइम से वो इतनी सारी चीजें गिना देती है जो कि शायद फैंग को याद भी नहीं रही थी। और इसके अलावा मेरी कुछ शर्तें भी हैं और वो ये हैं कि मैं शादी के बाद चिल्ड्रन नहीं चाहती हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम जॉब क्या कर रहे हो? फैंग बड़े ही मजे से अपने हाथ को देखते हुए कहता है वेल मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। और ये बात सुनते हुए तो जाओ के हाथ से चाय का कप ही गिर गया था और वो गुस्से से फैंग की तरफ देखते हुए कहती है फैंग तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, मैंने जो बातें बोली हैं तुम उनको कैसे पूरा कर सकोगे? तुम मेरे साथ यहाँ पर मजाक करने के लिए आए थे? जिस पर फैंग कहता है कि इतने साल गुजर गए हैं, आराम से बात कर लो। और जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पोलाइट बिहेव करूं, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। जाओ ये सारी बातें बोल ही रही थी कि तभी फैंग के फादर कहते हैं ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा लालची है। जिस पर फैंग कहता है अरे आप तो चुप करें। और जाओ गुस्से से फैंग को देखते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा करने की? और फैंग कहता है अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। जिस पर जाओ कहती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ, तो फौरन निकलो यहाँ से।
फैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है तो जाओ कहती है मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड नहीं करूंगी। और फैंग बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हें ऐड करना है, मैं अपने सेक्रेटरी को मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे आकर पिक कर ले। ये बात सुनते हुए जाओ हंसते हुए कहती है कि एक डिलीवरी बॉय के पास सेक्रेटरी कैसे हो सकती है। कुछ ही देर में वहाँ पर मैंग भी आ चुकी थी और वो फैंग के पास आते हुए कहती है कि सर मैं आपको पिक करने के लिए आई हूँ ताकि आपको विला 999 में छोड़ सकूं। ये बात सुनते हुए जाओ शॉक हो गई थी और कहती है विला 999? उसकी प्राइस तो 600 मिलियन है, वो तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो फैंग? और मैंग कहती है कि तुम मानो या फिर ना मानो लेकिन वो विला फैंग का ही है। और फैंग कहता है अरे मिस मैंग आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, चले यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन जाओ फौरन से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अरे रुको, मैंने जो कुछ बोला मैं उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ, तुम इन सारी बातों को दिल पर मत लो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जाओ तो ये सारी बातें कर रही थी लेकिन मैंग हाथ बांधकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही बोर हो रही थी और सोचने लगती है कि ये तो चालू हो गई है। अब फैंग जाओ की बातें सुनते हुए कहता है कि मुझे बच्चे पसंद है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जाओ कहती है अरे किसने कह दिया, मुझे बहुत पसंद है बच्चे। लेकिन फैंग को उसके ड्रामा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए अपना हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि जाओ फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है मेरी बात तो सुनो। जब फैंग उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो और वहाँ से चला गया था। जब जाओ चीखते हुए कहती है अपनी गाड़ी में मुझे एक राइड तो दे दो और मैंग कहती है बकवास बंद करो अपनी तुम। फैंग और मैंग तो वहाँ से चले गए थे और जाओ वहीं पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी थी और बहुत ही ज्यादा फनी भी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को ऑफिस रूम में देखते हैं जहाँ पर मैंग उसे आते हुए बताती है कि हमारी जिनहाओ ग्रुप ने ये प्लान किया है कि हम एक प्राइवेट शेयरिंग प्रोजेक्ट को यूज करें, बहुत जल्द इसको हम डेवलप भी करने वाले हैं। जिसके बाद मैंग उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल से फैंग को बताने लगती है और फैंग बहुत ही गौर से उसकी बातें भी सुन रहा था और उसकी तरफ देख भी रहा था। और जैसे ही मैंग उसको सारी डिटेल्स बताती है तो फैंग कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और प्रोफेशनल हो। इस पर मैंग स्माइल करते हुए कहती है कि थैंक्स, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया और आप मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और कल की होने वाली बैंक्वेट पार्टी में मैं आपकी आइडेंटिटी को अनाउंस करने वाली हूँ और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आप ही हैंडल करेंगे। जिसके बाद हम यूशिंग को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी से कहती है हमें हर हाल में जिनहाओ ग्रुप से कोऑपरेशन करनी होगी, ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। अपनी सेक्रेटरी को सब कुछ समझाने के बाद जैसा ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर फैंग को बैठे हुए देखती है और कहती है फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तुमने मेरे भाई और मेरी मदर को जेल पहुंचा दिया है, उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये मस्कीन शक्ल बनाकर मेरे सामने मत आओ वरना अगली बार मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। इस पर फैंग कहता है अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। जिस पर यूशिंग कहती है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। फैंग यूशिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि बेशक हमारी डाइवोर्स होने वाली है लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम जिनहाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करना चाहती हो तो आकर मुझसे बात करो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी यूशिंग कहती है अभी भी तुम प्रिटेंड किए जा रहे हो और तुम मुझे एम्बेरस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा है क्या कि तुम मुझे एम्बेरस कर सको? अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं तो उसके बाद तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे और तुम मेरे लिए किसी गार्बेज की तरह ही तो हो। और नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था तो उसे मैंग की कॉल आती है जो कि बताती है कि यूशिंग ग्रुप आपके साथ 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्या आप इसके लिए एग्री हैं? और तभी उसकी बात सुनते हुए फैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए एग्री हूँ, बेशक हमारी डाइवोर्स होने वाली है तो क्या हो गया, मेरी फीलिंग्स तो अभी तक बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और मेरी बेटी भी तो उसके साथ है और मैं अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ और अगर यूशिंग ही खुश नहीं रहेगी तो मेरी बेटी कैसे खुश रह सकती है। कॉल बंद करते ही मैंग उसकी पिक्चर देखते हुए कहती है कि लिन फैंग तुम एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इंसान हो, सबसे डिफरेंट। और दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि कहता है लव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब फैंग अपने घर में जाता है और अपने सामान को पैक करने लगता है, कितने में वहाँ पर यूशिंग आते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं, इसीलिए अपना सामान पैक कर रहा हूं। लेकिन यूशिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो फैंग से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम जानते हो शन ने मुझे बताया है कि तुम्हारी वजह से ही हमें जिनहाओ ग्रुप की कोऑपरेशन नहीं मिली।
बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने हमसे मिलना भी पसंद नहीं किया है और तुम्हारी वजह से ही मैं बैंक्वेट भी अटेंड नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुनते हुए फैंग कहता है कि तुम शन की हर बात सुनती हो, जैसा वो बोलता है बिल्कुल वैसा ही करती हो। ये बात सुनते हुए यूशिंग कहती है तो और क्या करूँ, क्या आकर तुम्हारी बात सुनूं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। तो फैंग कहता है कि मैं जिनहाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुम्हें उस बैंक्वेट में जाना है तो तुम्हें किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, आकर मुझे बताओ। और उसके बाद अपने बैग से एक इनविटेशन निकालते हुए यूशिंग को पकड़ाते हुए कहता है कि तुम और मेरी बेटी उस बैंक्वेट पार्टी में आ सकते हैं। यूशिंग जैसे ही उस इनविटेशन को देखती है तो फेंकते हुए बोलती है कि अब तुमने फेक इनविटेशन भी बना लिया है, तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुमने मेरी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए और अब जब मैं डाइवोर्स लेने वाली हूँ तो तब भी तुम इतना कुछ कर रहे हो मुझे हर्ट करने के लिए। तुम मेरी लाइफ में सिर्फ एक धब्बा हो। और जैसे ही अपनी पिक्चर को देखती है तो वो निकाल कर फेंकते हुए कहती है कि मेरी पिक्चर तुम क्यों लेकर जा रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। फैंग उन इनविटेशन को उठाते हुए टेबल पर रखते हुए कहता है कि ये दोनों इनविटेशन बिल्कुल रियल हैं, अगर तुम आना चाहती हो तो तुम ट्राई कर सकती हो। लेकिन यूशिंग कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सारी बातें करने के बाद फैंग वहाँ से बाहर जाकर खड़ा हो गया था और उसके पीछे ही यूशिंग भी आते हुए कहती है कि आज के बाद हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हैं। और कुछ ही देर में वहाँ पर शन भी आ जाता है जो गाड़ी से उतरते हुए फैंग के पास आता है और कहता है अरे तुम भी यहाँ पर हो। और फिर यूशिंग के पास जाते हुए उससे कहता है कि बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं, लेकिन हम फैंग को इनवाइट नहीं करेंगे। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर मैंग भी कुछ लड़कियों को लेकर आ गई थी और वो कहती है मिस्टर लिन मैं आपके लिए कुछ फियांसे की कैंडिडेट्स को ढूंढ कर लाई हूँ, आप इनमें से जिनमें भी इंटरेस्टेड है आप बता सकते हैं, लेकिन इस बार आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझकर कोई भी चूज करना होगा ताकि वो धोखेबाज ना निकले। और उसके बाद वो शन और यूशिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम शादी का खाना खाने आना चाहते हो तो आ सकते हो, आखिर हम इतनी बड़ी फैमिली है, तुम्हें इनवाइट तो कर ही सकते हैं। शन गुस्से से मैंग को मारने के लिए आता है, लेकिन मैंग अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि तुम मुझसे पिट जाओगे अगर तुमने जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो। और यूशिंग शन से कहती है कि अरे बस करो, पीछे आ जाओ, क्यों तमाशा बना रहे हो। और फैंग कहता है कि चलो चले यहाँ से। और मैंग और बाकी सारी लड़कियां भी वहाँ से चली गई थी। जब शन कहता है इसने कितने ज्यादा एक्टर हायर कर लिए हैं, आखिर इनको ये पैसे कैसे दे रहा है। तभी यूशिंग कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर इनविटेशन हमें मिल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फेक है या फिर रियल। शन कहता है कि फेक इनविटेशन बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिसके बाद यूशिंग कहती है कि जो गाड़ी अभी लेकर आई थी ये लड़की, वो गाड़ी मुझे जिनहाओ ग्रुप की लग रही है जिसमें अभी भी ये दोनों बैठ कर गए हैं। और शन भी याद करते हुए कहता है कि हाँ, इसके ऊपर तो नंबर प्लेट उस ग्रुप की ही थी। अब रात में यूशिंग दोबारा से अपने घर जाते हुए उस इनविटेशन को चेक करती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो रियल है। लेकिन यूशिंग जैसे ही गौर से उस इनविटेशन को देखती है तो सोचती है नहीं, शन ने मुझे इस इनविटेशन के बारे में नहीं बताया था, ये फेक है। आखिर फैंग की हिम्मत कैसे हुई मुझे फेक इनविटेशन देने की। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैंग और फैंग को देखते हैं जो कि बैंक्वेट के बाहर पहुंच चुके थे। और मैंग कहती है कि सर आप बिल्कुल भी नर्वस मत हो और अंदर चलें। इतने में हम यूशिंग और शन को देखते हैं जो कि हॉल के अंदर जा चुके थे और सामने गार्ड उनसे इनविटेशन मांगता है। तो शन सबसे पहले अपना इनविटेशन दिखाता है। इतने में पीछे से फैंग और मैंग भी आ चुके थे। तभी शन उनकी इंसल्ट करने लगता है, कहता है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। और वो फिर से उनके इंसल्ट करने के मूड में था कि इतने में हम मैंग को देखते हैं जो गार्ड को एक इशारा करती है। तो गार्ड कहता है कि कुछ ही देर में ये बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी शोर मत करे वरना हम उसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी शन कहता है कि ये तो बैंक्वेट में एंटर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूशिंग तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये लड़की तो पता नहीं कहां से झूठे इनविटेशन लेकर आ गई है। तभी यूशिंग भी अपने इनविटेशन निकालते हुए कहती है कि ये कल फैंग ने मुझे दिए थे और ये भी फेक इनविटेशन है, और उसे जमीन पर फेंक देती है। जब हम उस गार्ड को देखते हैं जो जल्दी से उस इनविटेशन को देखते हुए कहता है ये तो रियल है और ये तो स्पेशल इनविटेशन है, ये आपको कहाँ से मिले। इतने में मैंग और फैंग भी अपना इनविटेशन दिखाते हुए वहाँ से जा चुके थे। तभी शन यूशिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये इनविटेशन किसने दिए थे। तुम्हें पता है अगर हमारे पास वो स्पेशल इनविटेशन होता तो हमारे लिए कितना ज्यादा फायदा हो जाता। जिनहाओ ग्रुप की कॉपरेशन हमें बहुत जल्दी मिल चुकी होती। इस पे यूशिंग और ज्यादा हैरान हो चुकी थी और फिर वो शन की तरफ देखते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो फैंग ने दिए थे। और शन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फैंग के पास ऐसा इनविटेशन कैसे आ गया। इतने में यूशिंग सोचती है कि क्या सच में उसके पास कोई पावर है। अब यूशिंग भागते हुए फैंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई है ना, तुम लिन फैंग नहीं हो। जिस पर लिन फैंग कहता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं लिन फैंग था, लिन फैंग हूँ और लिन फैंग ही रहूंगा, अब मेरा रास्ता मत रोको। कुछ ही देर में वो सब बैंक्वेट के अंदर आ चुके थे। तभी यूशिंग की जुबान पर खुजली होती है।
वो फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पर आज बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसीलिए तुम जरा भी मेस क्रिएट मत करना। इतने में हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो यूशिंग की बातें सुनते हुए कहते हैं कि ये तो यूशिंग का एक्स हस्बैंड है, लेकिन इसकी तो इतनी औकात नहीं है कि ये यहाँ पर आ सके। लेकिन मैंग तिंग तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी और ये देखकर यूशिंग को गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर वो उन पर क्यों हंस रही है। तभी उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और जैसे ही मैंग तिंग का नाम लिया जाता है तो मैंग तिंग उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो यूशिंग और शाइन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों पर इसीलिए हंस रही थी क्योंकि तुम दोनों बेवकूफ हो और मैं तुम दोनों की तरफ बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। इस पर यूशिंग हैरान होते हुए कहती है कि तुम जिनहाओ ग्रुप की चेयरमैन हो, जिस पर मैंग तिंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं जिनहाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ। ये कहकर मैंग तो स्टेज की तरफ चली गई थी। तभी हम शैन को देखते हैं जिसे उसके फादर की कॉल आती है और उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कहते हैं शैन ये तुम क्या किए जा रहे हो, अगर तुमने जिनहाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन नहीं की तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो। इस पर शैन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं फिर मुझे बताओ तुमने किसको ऑफेंड कर दिया है। इस पर शैन हैरान होते हुए कहता है सु मैंग तिंग। और जैसे ही शैन के फादर ये नाम सुनते हैं तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम हमें सड़क पर ले आओगे बहुत जल्दी। अब शैन के फादर कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा, जिस पर शैन तो शौक ही रह गया था और शौक होते हुए चेयर पर बैठ चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो फेंग को कहती है कि सब गलती तुम्हारी ही है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, सिर्फ मुझे हेट ही करना जानते हो। इस पर फेंग भी गुस्से में आ गया था और यूशिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे चीट करो। अब यूशिंग फेंग से फाइट कर ही रही थी कि इतने में हम मैंग को देखते हैं जो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं जिनहाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट को अनाउंस करने वाली हूँ, जिसका नाम है लिन फेंग। और लिन फेंग उठकर स्टेज की तरफ चला गया था और यूशिंग जैसे ही ये देखती है तो शॉक रह गई थी और मैंग कहती है मैंने कहा था ना तुम बहुत बड़ी गलती करने वाली हो यूशिंग। और यूशिंग शॉक होते हुए सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लिन फेंग कैसे हो सकता है। अब लिन फेंग जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है तो मैंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि आप सबके सामने मैं आज फेंग को प्रपोज करने वाली हूँ, फेंग क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। जिस पर फेंग कहता है क्या तुम सीरियस हो। इतने में हम जैंग को देखते हैं जो उठकर खड़े होते हुए कहता है ये सब मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये लड़का फेक है, ये प्रेसिडेंट नहीं है। मैंने बहुत ही मेहनत से ये एविडेंस ढूंढे हैं और मैं साबित कर सकता हूँ कि लिन फेंग जिनहाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। और जैंग वो एविडेंस पुलिस को भी दिखा देता है और पुलिस वहाँ से लिन फेंग को पकड़कर अपने साथ ले जा चुकी थी। ये देखकर तो जैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब पुलिस लिन फेंग से क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम वहाँ के प्रेसिडेंट हो। जिस पर लिन फेंग कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ क्योंकि पहले मेरे फादर थे और उन्होंने अब मुझे ये सब ट्रांसफर कर दिया है और मेरा सरनेम भी तो लिन है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम कैसे ये बात प्रूव करोगे कि तुम उनके बेटे हो या फिर वो तुम्हारे फादर है। इस पर लिन फेंग कहता है कि मैं कैसे प्रूव करूंगा कि वो मेरे फादर हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं जिसके साथ शैन उसके ऑफिस में जाता है और कहता है अरे आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, अगर आप ना होते तो वो पागल इंसान जिनहाओ ग्रुप पर कब्जा कर लेता। ये बात सुनते हुए जैंग कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। तुमने उसको देखा है, क्या वो वर्दी है कि जिनहाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सके। अब शैन हंसते हुए जैंग को टी ऑफर करता है और जैंग को टी पकड़ते हुए शैन को बैठने के लिए कहता है। फिर कहता है मैंग तिंग क्या पागल हो गई है कि उसे यही नहीं पता कि लिन फेंग आखिर कौन है। और शैन कहता है अरे आप फिक्र मत करें, ये ग्रुप तो सिर्फ आपसे ही बिलोंग करता है, चेयरमैन को आप छोड़ें। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि लिन फेंग को जेल से निकलवा चुकी थी और उसके बाद कहती है कि मुझे बताएं जैंग के साथ क्या करना है। लिन फेंग कहता है कि ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस उसको उसकी पोजीशन से हटा दो। उसने अब तक जो भी गलत किया है उसके एविडेंस इकट्ठे करके सबके सामने उसे एक्सपोज कर दो और सबसे पहले जिनहाओ ग्रुप में चलो, मुझे अपनी कंपनी देखनी है। और फिर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने कंपनी मेंबर्स के पास जाता है, कहता है कि एक इंसान बहरूपी आ चुका है जो कि हमारा चेयरमैन होने का दावा कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसको यहाँ पर नहीं घुसने देना और सबने मिलकर ये प्रूफ देना है कि हाँ वो हमारा चेयरमैन नहीं है, समझे तुम लोग। और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो पता है तुम लोगों के साथ क्या होगा। ये कहते हुए जैंग वहाँ पर पड़ा हुआ वास तोड़ देता है और वास तोड़ते हुए कहता है कि यही तुम्हारे साथ भी होगा, तुम लोग भी ऐसे ही तोड़े जाओगे, समझे। इस पर सारे कंपनी मेंबर ही हाँ में सर हिला देते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग और मैंग पहुँच चुके थे। उसे देखते हुए तो जैंग और ज्यादा गुस्से में आ चुका था और मैंग से कहता है मैंग तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम ऐसे किसी को भी लाकर यहाँ का प्रेसिडेंट कैसे बना सकती हो और कैसे कह सकती हो कि ये चेयरमैन है।
तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि ज़ैंग की तरफ देखते हुए बोलता है यू आर फायर्ड। इस पर ज़ैंग शॉक ही रह गया था और कहता है क्या तुमने मुझे फायर किया? इतने में ली भी वहाँ पर आ गई थी और कहती है कि इस इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है कि यह तुम्हें फायर कर सके, ये बस मजाक ही किए जा रहा है। अब ज़ैंग गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकते हो, कभी तुमने पैसा देखा भी है? ये ग्रुप तो लिन बई का है। इस पर फैंग कहता है क्या तुम जानते हो मेरा नाम लिन फेंग है? इस पर ज़ैंग गुस्से से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने फादर का दिया हुआ टोकन उन सबको दिखाता है और उसे देखकर तो ज़ैंग और ली शॉक ही रह गए थे। और ज़ैंग कहता है कि ये तो मास्टर की सील है, ये आपके पास क्या कर रही है? और उन दोनों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। तभी ली कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने तो ज़ैंग के कहने पर ये सब कुछ किया था। और कुछ ही दिन में वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो आते ही अरेस्ट कर लेती है ज़ैंग को और मैंग भी उनके खिलाफ सारे एविडेंस दे देती है। और ली कहती है कि अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं ज़ैंग के खिलाफ हर बात की गवाही दूंगी। रात में हम मैंग को देखते हैं जो कि फैंग को उसके घर पर ड्रॉप करती है और कहती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जिनहाओ ग्रुप के लिए तुम्हें पिक भी कर लूंगी। और उस पर फैंग हाँ में सर हिलाता है और मैंग वहाँ से चली जाती है। अब फैंग जैसा ही उतर कर अपने विला के सामने जाता है तो वहाँ पर जाओ को खड़ा हुआ देखता है और कहता है जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर जाओ कहती है तुम अभी भी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ये विला क्या तुम्हारा है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ ये विला तुम्हारा नहीं हो सकता। इस पर फैंग कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे विला में रहने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा विला मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तो जाओ को गुस्सा आ गया था और वो उसको थप्पड़ मार देती है। जिस पर फैंग कहता है कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जिस पर जाओ कहती है क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। बेशक मैं बहुत ज्यादा रिच नहीं हूँ लेकिन फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। उसके बाद वो फैंग के गिर्द घूमने लगती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो लेकिन मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए भूल जाओ। लेकिन तभी फैंग कहता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ। ये बात सुनते ही जाओ हंसते हुए कहती है पागल हो गए हो क्या? तुमने इस विला को देखा भी है? ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो इसको ख्वाबों में भी नहीं देख सकते। फैंग जैसे ही उसे कीस दिखाता है तो जाओ हंसते हुए कहती है अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो, आखिर तुम ये एक्टिंग कब बंद करोगे? लेकिन फैंग जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ये देखकर जाओ शॉक रह गई थी और फिर कहती है कुछ तो प्रॉब्लम है, जरूर तुमने डुप्लीकेट की बनवा ली होगी। लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और घर के अंदर चला गया था। और जैसे ही गेट पर पहुंचता है तो जाओ सोचती है क्या सच में ये विला इसका है? मुझे लगता है मुझे इसके साथ रहना चाहिए। अब जाओ फैंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और चुपचाप अपने विला के अंदर चला गया था। अब कुछ ही देर में जाओ वहाँ पर मैनेजर से टकरा जाती है और मैनेजर से कहती है कि इस विला के ओनर की होने वाली मैं वाइफ हूँ, इसीलिए मुझसे तमीज से बात करो। और मैनेजर भी उसकी बातों में आ जाता है। अब मैनेजर जाओ को लेकर जैसे ही डाइनिंग हॉल के अंदर जाता है तो वहाँ पर फैंग को खाना खाते हुए देखता है लेकिन फैंग बहुत ही अजीब से हुलिये में बैठा हुआ था। अब मैनेजर को लगता है कि वो कोई पुअर इंसान है और उसके पास जाते हुए कहता है कि हमारे बहुत ही वर्दी गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं, हम आपको यहाँ पर नहीं बिठा सकते। इस पर फैंग कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी मैनेजर कहता है क्योंकि मैं अभी आया हूँ और अभी आपको देखा है और आप किसी भी एंगल से वर्दी नहीं लग रहे। जिस पर फैंग कहता है कि मैं क्या पहनता हूँ और मेरी अपीयरेंस क्या है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस पर मैनेजर कहता है कि फर्क पड़ता है क्योंकि सब नोबल ड्रेसेस में होते हैं जो भी वर्दी गेस्ट आते हैं। इस पर फैंग बोलता है कि अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? जिस पर मैनेजर कहता है मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा और तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊंगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक कार्ड निकाल कर उसके सामने रखते हुए कहता है कि ये देखो। और मैनेजर जैसे ही ब्लैक कार्ड को देखता है तो हंसते हुए कहता है सर आप अपना मील एंजॉय करें, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। अब मैनेजर जाओ के पास जाते हुए कहता है कि तुम तो उससे मिलना चाहती थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी ना। इस पर जाओ कहती है कि आप इतना जल्दी चले गए, मैं आपके बराबर जा ही नहीं पाई। जिस पर मैनेजर बोलता है कि ठीक है विला में जाओ और जाकर वेट करो। तो जाओ फौरन से वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में हम दो वेट्रेस को देखती हैं जो सामने फैंग को खाना खाते हुए देख रही थी और उनमें से एक वेट्रेस बोलती है कि ये बंदा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तभी उसकी साथी बोलती है कि हो सकता है ये रिच हो। जिस पर पहली बोलती है कि ठीक है तुम ही जाकर उसे ऑर्डर ले लो क्योंकि मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगी। अब उसके कहने पर दूसरी वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए चली गई थी और जाकर वो फैंग को मेन्यू दिखाने लगती है और कहती है कि हमारे यहाँ पर चीपेस्ट डिश की प्राइस भी 3000 जुआन है।
ये बात सुनकर फैंग चुप हो गया था और चुपचाप दोबारा से अपने फ्रूट्स को खाने लगता है। और तभी पहली वेट्रेस वहाँ पर आते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत ही ज्यादा पुअर है और ये हमारी डिशेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो हमारी सबसे चीप डिश को भी अफोर्ड नहीं कर पाया है। लेकिन वो पहली वेट्रेस चुप कर जाती है और वहाँ से वो चली गई थी। कुछ ही दिन में वो वापस आती है। तभी फैंग उसे ऑर्डर देता है कि मुझे सबसे ज्यादा महंगी डिशेस ला कर दो, जिसमें एक वाइन भी शामिल थी जिसकी 16,000 प्राइस थी। ये बात सुनकर वो पहली वेट्रेस कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतनी महंगी डिशेस मंगा रहे हो तो सबसे पहले इसकी पेमेंट करो। क्या पता हम तुम्हें खाना ला कर दें और खाना खाने के बाद तुम उसके पैसे ही ना दे पाओ। मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी से पे करो। फैंग अपना ब्लैक कार्ड निकालकर उनको पकड़ा देता है और अच्छी वाली वेट्रेस जैसे ही उसको स्वाइप करती है तो उसका बैलेंस देखकर तो उसके होश ही उड़ चुके थे। और वो दूसरी वेट्रेस कहती है, क्या मतलब इसके पास इतना ज्यादा बैलेंस है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिच है, जाओ जल्दी से इसके लिए खाना लेकर आओ। और वो अच्छी वाली वेट्रेस को वहाँ से भेजकर वो फैंग के करीब आते हुए उसकी मसाज करने लगती है और कहती है, सर आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको खाना मंगवाना हो तो मैं आपके घर पर डिलीवर करवा दूंगी, आप मुझे बता सकते हैं। जिस पर फैंग उसे धक्का देते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे कभी खाना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम गाओ फैमिली को देखते हैं जो कि एक आदमी को पीट रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस होटल में आने की, क्या तुम्हारी औकात है यहाँ आने की। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे शूजुन ने यहाँ पर बुलाया है। गाओ ये कहता है, झूठ मत बोलो, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मार नहीं दिया। जिसके बाद हम गाओ यू को देखते हैं जो कि कहता है कि यहाँ पर आने के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा जो कि तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते हो, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तुम एक गार्बेज की तरह हो जो यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करता है। लेकिन इतने में ही उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि सुप्रीम 1 बॉक्स में गेस्ट को बुलाया जा रहा है। ये बात सुनकर तो गाओ फैमिली के वो दोनों बंदे ही काफी ज्यादा हैरान रह गए थे और सोचने लगते हैं, क्या मतलब वो विला बिक चुका है जिसकी प्राइस 600 मिलियन थी, लेकिन आखिर कौन है जिसने 600 मिलियन में उस विला को खरीदा है। मुझे लगता है हमें उस इंसान से मिलना चाहिए क्योंकि वो यहीं पर मौजूद होगा और अगर हमारी उससे बन गई तो हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब वो गाओ फैमिली के दोनों मेंबर्स ही उठकर वहाँ से जाने वाले थे जब गाओ जी उनको धक्का देते हुए कहता है कि निकलो यहाँ से, तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। इतने में हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पर आ चुका था। कौन बोलता है कि फैंग शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, मुझे यहाँ पर शूजुन ने बुलाया है और ये मुझे पार्टी में नहीं जाने दे रहे। फैंग गाओजी की तरफ देखते हुए कहता है कि इतने साल गुजर गए लेकिन अभी भी तुम पहले के जैसे ही हो, दूसरों को बुली करने में तुम्हें मजा आता है। और फिर कुन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें शूजुन ने बुलाया है, लेकिन वो तो अब्रॉड चली गई थी ना। इस पर गाओजी हंसते हुए कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, वो कल ही वापस आ चुकी है, ये पार्टी उसके लिए ही हमने अरेंज की है, लेकिन हर कोई मुंह उठाकर यहाँ पर आना चाहता है। अब गाओजी कहता है कि मैं तुम सबको अंदर जाने दूंगा, लेकिन आकर सबसे पहले मेरे जूतों को लिक करो। तभी हम गाओ यू को भी देखते हैं जो कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनको यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। और कुन कहता है कि ये क्लास रियूनियन पार्टी है और मुझे शूजुन ने इनवाइट किया है, लेकिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो जिसने स्टूडेंट्स के लेवल बना दिए हैं और उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर शूजुन भी आ चुकी थी, जिसे देखते ही गाओ जी और गाओ यू बहुत ही अच्छा बिहेव करने लगते हैं और कहते हैं आओ शूजुन यहाँ पर बैठो। लेकिन शूजुन सामने ही फैंग को देखते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे लिन फैंग। तभी गाओ यू कहता है तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो, गाओ जी तुम्हारा कितना ख्याल करता है, तुम्हारे लिए उसने पार्टी अरेंज की है और इतना महंगा गिफ्ट भी लिया है, और ये फैंग तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी अरेंज नहीं कर सकता है और अभी भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो। जिस पर शूजुन कहती है कि मैं यहाँ पर अपने क्लासमेट से मिलने के लिए आई थी, गिफ्ट लेने के लिए नहीं। और फैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट अरेंज कर सकता हूँ शूजुन। इस पर गाओ ये हंसते हुए कहता है कि अच्छा मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शूजुन के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हो, वो भी अब्रॉड से वापस आई है, तुम इस काबिल हो कि इसके लिए कोई गिफ्ट खरीद सको। अब शूजुन उठकर फैंग के करीब जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर गाओ जी को गुस्सा आ चुका था और गाओ जी कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस पर शूजुन वापस आकर अपने सोफे पर बैठ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो। लेकिन गाओ जी को तो अपना गुस्सा कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा था। कुछ ही दिन में वो डाइनिंग हॉल में जा चुके थे और खाना खाने ही वाले थे, लेकिन गाओ जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी वो शूजुन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना होगा, तभी तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फैंग कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अगर यहाँ पर डिनर करने की बात है तो मैं इसका बिल भी पे कर सकता हूँ। जिस पर गाओ जी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ये होटल कितना महंगा है, तुम खुद को भी बेच दो फिर भी इसके पैसे पूरे नहीं कर सकते।
अब गाओजी खड़े होते हुए कहता है कि मैं फेंग को यहाँ से निकाल के ही रहूंगा क्योंकि मैंने इसको इनवाइट नहीं किया। जिस पर शूजुन कहती है कि मैंने इसको इनवाइट किया है और मुझे फेंग पर पूरा यकीन है, वो जो कुछ भी बोल रहा है। ये सुनकर गाओजी को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहता है ठीक है, सबसे पहले तो इसे बोलो कि आज का बिल ये पे करे, फिर बाकी की बात करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर वहाँ पर आ चुका था और आते ही फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और आप मुझे बताएं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। ये देखकर गाओजू कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तभी मैनेजर बताता है कि ये विला 999 का ओनर है और गाओजू कहता है कि हम भी विला 947 के ओनर हैं और तुम किसी गलत इंसान को ही पता नहीं क्या समझे जा रहे हो। और गाओजी बोलता है कि इररेलेवेंट लोगों को यहाँ से धक्के देकर निकलवा सकते हो। तो मैनेजर कहता है क्यों नहीं। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि मैनेजर ने वहाँ पर सिक्योरिटी बुला ली थी और कहता है निकालो इस आदमी को यहाँ से। सिक्योरिटी जाकर गाओजी को पकड़ती है और वहाँ से ले जाने लगती है। जब गाओजी कहता है रुक जाओ, पागल हो गए हो, मुझे क्यों निकाल रहे हो। तभी फेंग गार्ड्स को रोकते हुए कहता है कि इनको भी वैसा ही विला बना दो जैसा कि मेरे पास है और ये समझना कि तरस खाकर मैंने इनको दे दिया। और फिर गार्ड से कहता है कि इनको यहाँ से ले जाओ और गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से लेकर जा चुके थे। तभी फेंग भी वहाँ से निकलकर जाना ही वाला था कि शूजुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है फेंग तुमने मुझे कभी भी याद नहीं किया क्या? और फेंग बोलता है कि मैं मैरिड हूँ, इसीलिए मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। ये कहकर फेंग वहाँ से चला गया था और शूजुन कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। फेंग वहाँ से अपने विला के पास वापस आ चुका था और फेंग को देखते ही जाओ जल्दी से बाकी सबके पीछे छुप जाती है और सोचती है अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया और सबको बता दिया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये सब तो मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। फेंग मैनेजर को देखते हुए कहता है कि पूरे रास्ते स्ट्रीट लैंप्स क्यों चल रहे थे मुझे देखते हुए। इस पर मैनेजर कहता है क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है और आपके फेस से लैंप्स आपको पहचान रहे थे, इसलिए जहां से आप गुजर रहे थे वो जल रहे थे। और फेंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैनेजर फेंग से बातें कर ही रहा था कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं कि जाओ सोचने लगती है मुझे लगता है कि अभी भी ये मुझे पसंद करता है। इसीलिए तो जब फेंग को पता चला कि मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ तो उसने मेरे लिए विला ही खरीद लिया। सही कहते हैं इंसान जितना मर्जी बेवकूफ हो जाए लेकिन उसे डेल्यूजन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाओ के डेल्यूजन का तो लेवल ही कुछ अलग था। अब मैनेजर फेंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है और कहता है वो जहाँ काम करना चाहे हम उसको काम दे देंगे। जिस पर फेंग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड, मैं कुछ समझा नहीं। तो जाओ जल्दी से निकलकर सामने आते हुए कहती है मैं जहाँ काम करना चाहूँ आप मुझे काम दे देंगे। इस पर मैनेजर कहता है जाहिर है तुम मिस्टर लिन फेंग की गर्लफ्रेंड हो। और फेंग हंसते हुए कहता है तुम इसकी बात कर रहे थे। जिस पर जाओ कहती है कि जाहिर सी बात है ये मेरी ही बात कर रहे थे, तुमने मेरे लिए ही तो ये विला खरीदा है क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। अब फेंग बहुत ही गौर से जाओ के सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, दोबारा मेरे विला के आसपास भी ये नजर ना आए। ये कहकर फेंग तो वहाँ से चला गया था और मैनेजर धक्के देकर जाओ को वहाँ से निकाल देता है। जिस पर जाओ बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है लिन फेंग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मेंग को देखते हैं जो कि फेंग के साथ ही ऑफिस में बैठी हुई थी और कहती है लास्ट टाइम तो जैंग की वजह से मैं कुछ भी अनाउंस नहीं कर पाई, उसने हर चीज बर्बाद कर दी, लेकिन हमें दोबारा से प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। और फेंग कहता है फिक्र मत करो, अभी जैंग की पोजीशन भी तो खाली है और वो भी तो किसी को देनी है, तो वो पोजीशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी से सारे प्रोजेक्ट्स को तुम ही हैंडल किया करोगी। और मेंग हाँ में सर हिला देती है। तभी फेंग को उसकी बेटी की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बोलती है और कहती है मैं मम्मा को भी बुला लूंगी। और फेंग कहता है बाबा भी बिजी हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। ये कहकर फेंग ने कॉल कट कर दी थी। कॉल बंद करने के बाद फेंग मेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, तो मेंग कहती है क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ और शेन शॉपिंग पर आए हुए थे और वो एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक साथ डेट कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर मेंग और फेंग भी आ जाते हैं और मेंग की नजर जैसे ही वहाँ पर जाओ और शेन पर पड़ती है तो वो हैरान रह गई थी। और फिर वो फेंग से कहती है कि फेंग वो जरा सामने तो देखो। फेंग सामने देखता है तो उसे देखते ही जाओ खड़ी हो चुकी थी और शेन वो तो छुपने ही वाला था। मेंग कहती है कि हमें यूशिंग को इसके बारे में बताना होगा, आखिर वो धोखे में क्यों रहे। अब जाओ फेंग को देखते ही शेन को लेकर वहाँ पर आ चुकी थी ताकि वो फेंग को जला सके। शेन वहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाओ के कहने पर उसे मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है और वहाँ पर जाते हुए फिर से वो फेंग के इंसल्ट करने लगा था। और जाओ कहती है देखो फेंग तुमने मुझे छोड़ा था ना, तो अब मैं शेन से शादी करने वाली हूँ और शेन बहुत ही ज्यादा रिच है और मैं एक रिच फैमिली की बहू बन जाऊंगी।
अब शन जाओ को वहाँ से भेजते हुए फेंग से कहता है कि अगर तुमने यूशिंग को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी जाओ उसे अपने पास बुला लेती है और वो जाओ के पास चला गया था। शन के वहाँ से जाने के बाद फेंग कहता है कि शन अपनी फैमिली को तो चीट कर ही चुका है और इनके पैसे भी खा ही चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब और ये किसको चीट करेगा। तभी मेंग कहती है ली यूशिंग। फेंग ये बात सुनते हुए उसी शॉप से कुछ ज्वेलरी लेता है और उसे पैक करते हुए वहाँ से बाहर आ चुका था और मेंग भी उसके साथ ही बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी वहीं पर रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वहाँ पर वो जिनहाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम सुनती है और जैसे ही वहाँ पर खड़ी लेडी उसका नाम बताती है तो जाओ फिर से शॉक हो गई थी और रात के वक्त वो फिर से उस विला के बाहर पहुँच चुकी थी। यानी कि बंदा जाओ के लिए कह सकता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुछ ही देर में वहाँ पर फेंग आ चुका था तो जाओ से कहती है कि देखो मैं तुमसे अभी भी लव करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन फेंग उसको इग्नोर करता है, कहता है चली जाओ यहाँ से, और अपने घर के अंदर आ चुका था। वो एंट्रेंस गेट पे अपने सामने यूशिंग को देखता है जब यूशिंग कहती है कि हमने हमारी बेटी टिंग को अभी डाइवोर्स के बारे में नहीं बताया है, तो तुम्हें मेरे साथ कुछ टाइम ये प्रिटेंड करना होगा कि हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं और तुम टिंग से ये बोलोगे कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, तब तक मैं उसे समझा लूंगी कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी बेटी के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। तभी फेंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा। फेंग वहाँ से अंदर चला गया था और जाते ही टिंग को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन यून कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था जब उसे देखते हुए फेंग कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें दोबारा जेल जाने की जरूरत है। ये सुनकर यून फौरन से चुप हो गया था और इतने में वहाँ पर शन भी आ गया था। शन को देखते हुए यून उसकी तरफ भागते हुए कहता है अरे ब्रदर इन लॉ आप आ गए। शन आकर यूशिंग के साथ बैठ जाता है। जब यून उसके पास बैठते हुए प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगता है और यूशिंग की मदर भी कहती है शन तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, कम से कम दूसरे लोगों की तरह तो नहीं हो जिन्होंने सालों पहले शादी की लेकिन अपनी वाइफ को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सके। इस पर फेंग कहता है कि शन तुम्हें चीट कर रहा है यूशिंग। तो तभी यूशिंग कहता है कि मेरे बारे में फजूल मत बोलो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इस बात का। और फेंग कहता है कि ठीक है तुम लोगों को यकीन नहीं करना है तो मत करो। तभी शन कहता है कि ठीक है तुम लोगों को अगर फेंग की बात पर यकीन करना है तो तुम फेंग की बात पर यकीन करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन यून फौरन ही शन का हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे हमें आप पर यकीन है आप पर। अब यूशिंग खड़े होते हुए फेंग से कहती है कि मैंने कहा था ना कि चुप कर जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा बातें करनी है तो दफा हो जाओ यहाँ से। तभी टिंग कहती है मम्मा बाबा से ऐसे बात मत करें। यूशिंग फिर से शन के साथ बैठ जाती है जब शन कहता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए होगी जो तुम लोगों ने करनी है, ज्यादा नहीं बस यही कोई 300 या 500 मिलियन। ये बात सुनकर यूशिंग कहती है तुम पागल हो गए हो, अगर मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की और वो डूब गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। जिस पर यून कहता है कि सिस्टर आप शन से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। यूशिंग कहती है कि ठीक है मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ और जैसे ही अपना कार्ड निकालती है तो फेंग कहता है मेरी बात पर यकीन करो यूशिंग, ये बहुत बड़ी रकम है और अगर ये सारी की सारी डूब गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर यूशिंग सोचने लगती है। तभी यून कहता है सिस्टर इसकी बातें मत सुने, ये तो एमी बोल रहा है, आप बस पैसे दे दे शन को। अब यूशिंग खड़े होते हुए कहती है कि शन मुझे तुम पर यकीन है और उसको पैसे देने ही वाली थी जब टिंग कहती है बाबा मम्मा इस बैड अंकल को पैसे क्यों दे रही हैं, क्या उनको पैसे की कदर नहीं है। तभी फेंग यूशिंग से कहता है कि अगर शन सच में जिनहाओ ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर चुका है तो इसकी कोई न्यूज क्यों नहीं है अब तक, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, मेरी बात का यकीन करो। और ये बात सुनकर यूशिंग फिर से सोचने लगी थी और शन कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और इस फेंग पर यकीन है। और फेंग बताता है कि शन ग्रुप कल ही बैंकरप्ट हो चुका है और ये बात सुनकर तो सभी शॉक रह गए थे। इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ गई थी। फेंग ग्रैंडमा को बताता है कि मैं जिनहाओ ग्रुप का ओनर हूँ। जैसे ही अपने फादर का टोकन दिखाता है तो ग्रैंडमा को उसकी बातों पर यकीन आ चुका था और वो सबको कहती है कि तुम सब बेवकूफ हो, यही जिनहाओ ग्रुप का ओनर है। और फेंग शन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है शन, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो जाकर देख लो। और कुछ ही देर में हम यूशिंग को देखते हैं जिसे कॉल आती है और बताया जाता है कि जिनहाओ ग्रुप के साथ उसकी कॉपरेशन अप्रूव कर दी गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो फेंग की तरफ देखती है। अब वो रूम में फेंग से मिलती है और उससे सॉरी करती है और कहती है मुझे माफ कर दो। लेकिन फेंग कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और बाहर ही मेंग उसका वेट कर रही थी। जब हम यूशिंग के ब्रदर और मदर को देखते हैं जो कि टिंग के साथ थे और फेंग से कहते हैं कि हम टिंग का ख्याल रखेंगे। फेंग टिंग के पास आते हुए कहता है कि मुझे हाफ ईयर के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन मैं आपको लेने के लिए जल्दी आऊंगा।
तब तक आपको मम्मा के साथ रहकर उनकी बात सुननी होगी। और ये कहकर वो तिंग को हग करते हुए मेंग के साथ वहाँ से चला गया था। कुछ टाइम बाद हम फेंग को देखते हैं जो कि मेंग के साथ था। तभी उसे यूशिंग की कॉल आती है जो कि बताती है कि तिंग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ। इस पर फेंग कहता है कि तुम उसको अटेंशन ही नहीं दे पाई हो और ना ही उसका ख्याल रख सकी हो। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए वापस आने के, लेकिन तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती करके, मेरी इंसल्ट करके मुझे वहाँ से निकाल दिया और मुझे ये फील करवाया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने वापस आ रहा हूँ। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फेंग उसको लेने के लिए चला गया था। फेंग, मेंग और टिंग एक साथ थे जब वो कहते हैं कि अब हमेशा हम एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।